हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी विद सुबेन सर। और आज के लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर में कुछ हम फंडामेंटल्स को स्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ उसमें आपके लिए क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। और जितने भी हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, क्योंकि मैं बाईलिंगुअल ही पढ़ाता हूं, जिससे आपको दोनों ही लैंग्वेज में अच्छी तरह से क्लियरेंस मिल जाएगा। अब देखिए, आप अगर 12th लेवल तक हैं, अगर आप इसके आगे कोई स्टडी करते हैं इन मेडिकल प्रोफेशन, तो आपका वो इंग्लिश वाला जो पोर्शन है ना, वो अगर थोड़ा बहुत इस यहाँ से आपका अच्छा हो तो आगे भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट, जैसा कि जानते हैं, चैनल पे जाकर के आप यूट्यूब पे जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद आपको जो मिलने वाला है वो आपका यहाँ पर मिल जाएगा, बायोलॉजी विद सुबेन सर। ये डालेंगे, आपका हमारे लेक्चर्स वीडियोस वगैरह आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हम जल्द से जल्द एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिस बैच का नाम होगा अखंड बैच। और वो 2023 एग्जामिनेशन के दृष्टि से होगी, वो जो कि 2023 में जो इंटर में या क्लास 12th में बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए एक एक लेक्चर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, हर एक चीज़ बताई जाएगी, कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पूरी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। और ये चैनल भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितनी ज़रूरत हो उसको भी पहुँचाइए, नहीं भी है तो उस तक पहुँचाइए, शायद उसके किसी रिलेटिव को ज़रूरत हो। तो यहाँ पर ये नंबर, इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। और फर्स्ट लाइक करें और उसको सब्सक्राइब कर दें और ये घंटी वाला आइकन भी प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद इस पर ऑल का नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर ऑल का, जब ऑल आए तो ऑल, तो हमारे लेक्चर जितने टाइम अपलोड होंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये मेरा नाम और उसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन की हम जब बात करते हैं तो लैंगिक जनन के बारे में पहले ही मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि यहाँ पर कौन होंगे, एक होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। यानी कि फ्लावर के अंदर भी दो पार्ट पढ़ने वाले हैं, एक मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, और दोनों को अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। और जब अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे तो उम्मीद है हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, खास करके आपको बता दें कि ये जो पुष्प हैं ये हमारे बहुत ही ज़्यादा करीबी। देखिए, हमारे नेचर को भी ये कितना खूबसूरत बनाते हैं, बहुत ही अच्छा नेचर को, और हमें और अदर एनिमल्स को भी जिनको कलर विजिबल होते हैं, वो जिन कलर्स को देख पाते हैं, जिस कलर के फ्लावर्स को देख पाते हैं, उनके लिए भी आकर्षक का रंग है। और ये चीज़ हम परागण के सेक्शन में भी पढ़ने वाले हैं कि कौन से एनिमल को कौन सा कलर दिखने वाला है। तो ये आकर्षण का हिस्सा रहा है और ये तो हमारे दुख में भी साथ होते हैं और हमारे सुख में भी साथ होते हैं। अगर कोई दुख की वाली सिचुएशन है तो हम सफ़ेद फ्लावर को ले जाकर के वहाँ पर हम अपने दुख को प्रकट करते हैं और हम उसके साथ होते हैं, ऐसा दर्शाते हैं इन पुष्पों के माध्यम से। तो सोच लीजिए ये पुष्प हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। और हमारे सुख में भी साथ होते हैं, हैप्पीनेस में भी, सैड में भी, दोनों पोर्शन में भी हम साथ में होते हैं। तो कुल मिलाकर के हम इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से देखने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलने पर अब देखिए, यहाँ पर जिस सेक्शन में हम पढ़ते हैं वो होते हैं आवृत बीजी, पादपों का एक आकर्षक अंग। ये अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने पर अपने पर्पस को भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इन्हें क्या करना है, इन्हें पॉलिनेशन कराना है किसी दूसरे से। और ये भी देखेंगे किसमें खुद से ये हो रहे हैं और किसमें दूसरे से ये हो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा, अगर आपको इमेजेस, स्लाइड वगैरह पसंद आ रही हैं और इसके नोट्स एक एक चीज़ के आपके पास होने चाहिए, नोट्स के भी मैं किसी भी दिन आपसे बोल सकता हूँ, यदि आप मेरी बैच को ज्वाइन करते हैं तो मैं आपसे किसी दिन बोल सकता हूँ कि आप अपने नोट्स की क्लिक करके ग्रुप पे डाले जाए कि आपने कितना वर्क कंप्लीट किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा
अट्रैक्शन का पार्ट रहता है और हम हर जगह पे कई सारे फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। कमल, नीलम्बो नुसिफेरा, गुड़हल का, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, ऐसे फ्लावर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कनेर का भी हम इस्तेमाल करते हैं, नीरम ओलियंडर। इसके साथ साथ मैंने आपको साइंटिफिक नेम भी बताए हैं, तो कुछ फ्लावर्स के जो इंपॉर्टेंट है उनके साइंटिफिक नेम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और जहां पर हम चीज़ों को और भी अच्छी तरह से देखते हैं। अब देखिए यहां पर इस वाले पार्ट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। पुष्पों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। अच्छा बेटा, कभी कभी क्या होता है कि आप हिंदी मीडियम वाला जो सेक्शन आता है आपका, तो कभी कभी आपका फ्लोरिकल्चर ही हिंदी में ही लिख के आ जाता है, तो वहां पर आपके लिए कंफ्यूजन होती है। तो अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपका काफी कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजावटी पुष्पों, सजावटी पुष्पों का मतलब होता है ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। ठीक है, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स की व्यवसायिक खेती से जुड़ी बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर की खेती की जाती है। यानी यहां पर पुष्पों की खेती भी की जाती है, और यहां ही नहीं कई जगहों पर पुष्पों की खेती की जाती है। और जब पुष्पों की खेती, तो ये अब आय का भी साधन है, यानी घर को चलाने का भी ये काम कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जो ज्वाइन कर रहे होंगे और उनके आसपास के लोग इसका यानी फ्लोरिकल्चर का भी काम करते होंगे। तो अगर बीच में अगर अभी तक आपको जरा सा भी लगा हो तो थंब वाला जो है उसको प्रेस कर दीजिए फटाक से। हाँ, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और इसका नोट्स भी आप बना करके रखेंगे, इसका नोट्स भी आप बना करके रखेंगे। तो पुष्पों के विभिन्न अंग, इस पर मैंने कोई भी आपका स्लाइड नहीं लगा के रखा है, क्योंकि ये मैं खुद आपके लिए ड्रॉ करने वाला हूं और उसके एक एक पार्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, और एक एक पार्ट को लर्न करा दूंगा मैं। डेफिनेटली इसके पढ़ने के बाद आपको सारे के सारे पार्ट्स याद होंगे इन इंग्लिश, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी और इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी, दोनों ही पार्ट आपके बहुत अच्छी तरह से होने वाले हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं आपके लिए वो डायग्राम जिसको जो पार्ट ये, फिर उसके बाद कुछ कलर्स को हम चेंज कर लेते हैं, और जिससे थोड़ा सा हर पार्ट को मैं डिफरेंशिएट कर सकूं, तो आप भी उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। और यहाँ पर इसके लिए मैं पिंक कलर यूज़ कर देता हूँ। उससे पहले मैं सेंटर पार्ट के लिए यानी कि पिस्टल के लिए ये कलर, देन उसके बाद इसको यानी पीटल्स को पिंक कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ। और ये हर एक पार्ट आपको क्लियरली विजिबल होगा, हर एक पार्ट को, इसीलिए मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं कि आपको हर एक पार्ट अच्छी तरह से दिखाई दे और क्लियरली विजिबल हो। ये देखिए, और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा क्योंकि मैं इस पोर्शन को भी बहुत अच्छी तरह से आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका हर एक चीज एकदम बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए इसका अब हम जो इस पार्ट को है, तो इस पार्ट के जितने भी पार्ट्स हैं उनके हम नाम यानी नेमिंग उनके करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इस वाले पार्ट को, ये जो थैलेमस लाइक पार्ट होता है, इसको कहते हैं रेसेप्टिकल। रेसेप्टिकल। अब ये वाला पार्ट जो होता है वो सीपल पार्ट होता है, सीपल पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट जो आपका होता है वो पीटल होता है। ये वाला पार्ट है आपका पीटल। फिर देखिए इसका ये पार्ट आपका जो कहलाता है वो है एंथर। कौन सा है? एंथर। और ये जो थ्रेड लाइक है यानी धागे समान संरचना है, इसको कहते हैं एंथर, और इसको बोलते हैं फिलामेंट। उसको बोलते हैं एंथर और इसको बोलते हैं क्या? फिलामेंट। और दोनों को अगर एक साथ बोला जाए ना तो इसको बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं? स्टामेन। अच्छा, इसको एंड्रोशियम भी बोल देते हैं, एंड्रोशियम भी बोल देते हैं, और उसको गाइनोशियम भी बोलते हैं। ठीक है, गाइनोशियम का मतलब, गाइनो का मतलब ही आप समझते हैं यानी कि वो स्त्री के जननांग की बात कर रहा है।
स्त्री के जननांग की जब बात करता है तो वो गाइनोशियम आपका कहलाता है। फिर उसके बाद ये आपका पार्ट जो आता है वो एंड्रोशियम पार्ट। एंड्रोशियम मतलब आप जानते होंगे ये वर्ड कहाँ से लिए जाते हैं, एंड्रोजन, एस्ट्रोजेंस, है ना। तो वो गाइनोशियम, एंड्रोजन, एंड्रोजन वाला जो पार्ट आ जाता है वो मेल पार्ट होता है, यानी पुष्प का वह भाग जो नर जननांग कहलाता है, यानी स्टमेन, ठीक है। और पुष्प का मादा भाग तो वो मैं आपके लिए उसके लिए भी, यानी फर्स्ट वाला पार्ट ये जो हो जाएगा आपका, ये स्टिग्मा होगा। एक कौन सा होगा? स्टिग्मा। और ये आपका स्टाइल होता है, STYLE। और ये वाला पार्ट आपका ओवरी कहलाता है, OVARY। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब देखिए इन तीनों को एक साथ अगर बुलाएंगे तो इसको बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। अच्छा, पिस्टिल के बजाय कभी कभी इसको कार्पल भी बोल देते हैं, इसको कभी कभी कार्पल भी बोल देते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि इस तीनों को एक साथ अगर बुलाया जाता है तो गाइनोशियम, गाइनोशियम जो होता है वो आपका फीमेल पार्ट कहलाता है। ये वाला जो आपका हो जाता है वो मेल पार्ट आपका कहलाता है। फिर इसके बाद देखिए अब आपके पास जो है, अब इसमें कुछ और भी मैं बता देता हूं जो आपको याद रखना होगा। देखिए अगर एक इस लीफ की बात कर रहा है, क्योंकि ये तो वर्ल में होंगे, ये किस में होंगे बेटा? ये वर्ल में होंगे। वर्ल का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझा देता हूं। जैसे ऐसे है तो ये वाला पार्ट ऐसे, इस वाले पार्ट को मैंने बनाया हुआ तो इसके ऐसे 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 ऐसे। आपने देखा होगा अल्स्टोनिया स्कुलैरिस यानी सप्तपर्णी का एक पौधा होता है, उसमें वर्ल चारों तरफ ऐसे ही पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो वहां पर, यहां पर भी देखेंगे तो चारों तरफ जब एक चीज लाइन से लगी होती है तो वहां पर जैसे ग्रीन वाला पार्ट, जैसे आपने कभी गुड़हल का पुष्प देखा होगा तो गुड़हल का पुष्प, या गुलाब का देखा होगा, रोज का, तो रोज वाले पार्ट में क्या होता है, जब आप उसको ऐसे पकड़ते हैं ना तो पकड़ने के बाद उसके नीचे ग्रीन वाला पार्ट होता है, ग्रीन वाली जो उसका एक, अगर एक की बात कर रहे हैं हम तो एक आपका क्या कहलाएगा? सिपल कहलाएगा। लेकिन अगर पूरे उसकी बात कर रहे हैं, पूरे उसकी बात कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? फिर हम उसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? फिर उस पार्ट को हम बोलते हैं कैलिक्स। और यहां पर इसके बाद देखिए जहां से पंखुड़ियां स्टार्ट हो रही हैं, जहां से क्या स्टार्ट हो रही हैं, मैं रिमोट के नीचे रख देता हूं, जहां से आपका वो पंखुड़ियां स्टार्ट हो रही हैं जिसको आप पीटल्स यहां पर कह रहे हैं, तो पीटल अगर एक है, पंखुड़ी एक है तो उसको हम पीटल कहेंगे, ठीक है। और अगर पंखुड़ियां हैं, सारी पंखुड़ी की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं कोरोला, उसको बोलेंगे कोरोला, ठीक है। यानी ये पार्ट आपका हो गया कैलेक्स और कोरोला। तो यहां से अगर एक है ये ग्रीन वाला पोर्शन, अगर एक है यानी एक है ये लीफ, ठीक है, तो उसको सीपल ही बोलेंगे, एक लीफ टाइप में है। वैसे लीफ इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहां पर अगर ये पार्ट एक है तो उसको बोलेंगे सीपल। अगर एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको कैलेक्स बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कैलेक्स बोलेंगे। फिर इसके बाद अगर एक है ये पंखुड़ी तो इसको हम पीटल बोलेंगे, बट अगर एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कोरोला। अब देखिए आपके लिए परेशानी का पार्ट क्या होगा कि इन पार्ट्स को सर याद कैसे किया जाए, इन पार्ट्स को याद कैसे किया जाए, तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं, उसके लिए भी आपको मैं ट्रिक बताता हूं। थोड़ी सी मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है। और परेशान मत होना, ये आपको पूरा का पूरा एक PDF फॉर्म में मिल जाएगा, सारा का सारा नोट्स, ठीक है। और इसको भी मैं उसमें डाल दूंगा जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो। और आपको पता है मतलब कि जब आपके पास PDF फॉर्म में नोट्स होते हैं ना, तो एक्चुअली अगर आपको ओरिजिनल नोट्स कभी भी मतलब खो जाते हैं या कोई चीज़ उस पर गिर गई, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस सॉफ्ट कॉपी को यूज कर सकते हैं उस पोर्शन को पढ़ने के लिए। तो मेरा मानना यही है कि ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो अगर क्लास 12 के लेवल पर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह से आप चीज़ों को संभालना सीखिए। और बेटा अब ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, और मैं वादा करता हूँ आपके क्लास 12 के एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको पता ना हो। मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि पेपर कभी टफ नहीं होता। अगर आपने सब कुछ पढ़ के रखा है, सब कुछ पढ़ा हुआ आया तो सब इजी, और पढ़ा नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं आया तो वही पेपर टफ होता है। तो वही पेपर किसी के लिए इजी और वही पेपर किसी के लिए टफ। जिसने पढ़ा उसके लिए इजी और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए टफ हो जाता है। तो इस सेक्शन का जो पार्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। और इस स्लाइड को ऊपर करने पर अब देखिए थोड़ा सा मैं पूरा का पूरा फ्लावर वाला पार्ट ले लेता हूँ, जिसकी वजह से आपको चीज़ें और भी थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, ठीक है, चीज़ें और भी क्लियरली विजिबल हो जाए। हाँ अब देखिए, हाँ हो गया। अब देखिए मैं यूज़ कर लेता हूँ येलो को, येलो कलर को। देखिए मैं आपके लिए कोड लिख रहा हूँ, आपको क्या याद रखना है, इस बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कोड,
ठीक है, और वो कोड आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर आप जब देखेंगे तो देखिए यहां पर रेसिपी को याद रखेंगे आफ्टर, क्या याद रखेंगे? रेसिपी आफ्टर स्टामेन, और सॉरी के बाद आप एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सॉरी, कार्पेल, ये आपका जो पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से चलते आपको इस कोड का पूरा मीन भी मैं समझा देता हूं कैसे आपको करना है। देखिए यहां से जब आपका आ जाएगा तो यहां से आपका ले लेते हैं। देखिए रे का मतलब RE, C का मतलब SE, P का मतलब PE। आफ्टर को आपको A/F लिखना है, A/F लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका क्या लिखना है? स्टामेन, इसका क्या लिखना है? स्टामेन, सॉरी, SOVARY, और कार्पेल को वैसे ही कार्पेल लिख देना है, अब देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे आपके लिए, यहां से, अब यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए रे का मतलब रेसेप्टिकल, ठीक है। सी का मतलब सीपल, और आपको पता होगा कि मैंने पहले ही बता के रखा कि एक है तो सीपल, और इसको तो आप पहले से याद रख सकते हैं कि एक है तो सीपल, और अगर ग्रुप ऑफ सीपल है तो उसको कैलेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो सी से क्या हो गया? सीपल, आपका सी से सीपल, पी से हो गया आपका पीटल, और फिर ए का मतलब हो गया आपका यहां से एंथर, और एफ से आपका मीन हो गया, ये ऊपर निकल गया है आपका फिलामेंट, ये वाला पार्ट जो निकल गया है वो ऊपर निकल गया थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर जो लिखा था वो फिलामेंट लिखा था, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं फिर से, फिलामेंट, ठीक है। और ये दोनों पार्ट को क्या बुलाते थे? स्टामेन, ठीक है। अब देखिए एफ से क्या हो गया आपका? फिलामेंट। अब फिलामेंट और दोनों को साथ में स्टामेन का पूरा ऐसे लिखा है, देखिए स्टामेन मेल पार्ट है, हमने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, ठीक है। तो मेल पार्ट है तो उसको स्टामेन को वैसे ही स्टामेन रहने दिया। अब देखिए यहां पर पहले वाले एस से आपका आ गया क्या? स्टिग्मा, ये क्या आ गया? स्टिग्मा, क्या आ गया आपका? स्टिग्मा। अब देखिए दूसरे वाले एस से क्या आ गया आपका? स्टाइल। पहले वाले एस से स्टिग्मा, दूसरे वाले एस से क्या आ गया आपका? स्टाइल। और ओवरी, देखिए ओवरी पूरा का पूरा वैसे ही लिखा है क्योंकि ओवरी में काफी सारे फंक्शंस होने हैं, ठीक है। और तीनों पार्ट को हम क्या एक साथ बुलाएंगे? आपको पिस्टल भी कह सकते हैं और कार्पल भी कह सकते हैं। और वहां पर मैंने इसके लिए जब बताया था आपको, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या? एंड्रोशियम, और उसके लिए क्या बताया था आपको? गायनोशियम। तो उम्मीद है आपको ये फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जब कभी एग्जाम में आता है 2, 3, 4, 5 नंबर में, और इसके डिस्क्रिप्शन के साथ साथ, मतलब इसके बारे में स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी और इसके यूजेस भी और इसके पार्ट के बारे में भी पूछ लेते हैं कि यानी कि आपका पॉलन के बारे में पूछ लेगा या फिर आपका ओवरी के बारे में पूछ लेगा, तो कंडीशंस उसके बाद साथ मतलब ऐड करके एडेड क्वेश्चन उसमें देता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, लेकिन उससे पहले अगर कुछ भी इसमें से आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और पसंद आया होगा तो भी आप कमेंट करिएगा कि हाँ सर कुछ हमें भी कुछ एनर्जी मिलेगी, एटीपी का काम होगा हमारे लिए, एटीपी का काम होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का काम करेगी अच्छी तरह से, जो कि हमें एनर्जी देगी। अब देखिए ये स्लाइड मैंने वो लगा के रखी है जो कि आपका एक इमेज के फॉर्म में, यहां से भी आप इस पार्ट को भी आप नोट कर सकते हैं, इस पार्ट को भी आप नोट कर सकते हैं। और यहां पर भी आपको देखिए मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे इसमें और भी ज़्यादा पार्ट आपके दिए गए हैं, जैसे इसमें जैसे पेडिकल दिया गया है, आर्टिकुलेशन दिया गया है, फ्लोरल एक्सिस दिया गया है कि कहाँ से फ्लोरल एक्सिस है, कौन सा पार्ट, ठीक है। यहाँ पे सिपल, कैलेक्स, पीटल, देखिए ये थोड़ा चलिए फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है। पेरियांथ कहते हैं, ओव्यूल, फिलामेंट, स्टाइल, स्टिग्मा, मैच्योर, फ्लावर का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। नेक्टरी पार्ट होता है, और ये पार्ट ओवरी पार्ट अलग से बना दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट पार्ट, माइक्रो, स्पोरेंजिया और एंथर और कनेक्टिव का मतलब टिश्यूज। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो फ्लावर पार्ट जब आ जाता है, इनके पास मतलब प्रॉपर वैस्कुलर टिश्यूज थे, इनके पास प्रॉपर वैस्कुलर टिश्यूज थे, वेल डेवलप्ड थे।
बहुत अच्छे से। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी आपके न्यूट्रिशन वगैरह, वाटर वगैरह, उसकी अच्छी तरह से सप्लाई दे सकते हैं, अच्छी तरह से उनकी क्या दे सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं। यानी कि जो रूट्स वगैरह जो चीज़ें एब्जॉर्ब करेंगी उन्हें वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन जब आपने शैवाल वाला जब पोर्शन पढ़ा हुआ होगा, तो शैवाल बेसिकली वो क्या है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर, अब कोई भी चीज़ अगर मतलब पानी में ही रह रही है तो वो बोले कि मछली आपसे बोले कि 1 गिलास पानी पिला दीजिए, फिर आपको कैसा लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब जो चीज़ पानी में ही रह रही है वो अपनी वाटर, वो आसपास के वाटर को क्या कर सकती है, यूज़ करती। तो जो इस शैवाल थे, वो शैवाल आपके क्या कर रहे हैं कि वो तो पानी में ही है, वो फ्रेश वाटर में है, जब उनको वाटर यूज़ करना होता है वो यूज़ कर लेते हैं। बट अगर आपका ये प्लांट्स हैं तो ये प्लांट्स वैसे इसमें वैस्कुलर बंडल्स होने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर पता नहीं है इनको कब पानी मिलने वाला है कब नहीं, तो ये अपनी रूट्स को नीचे ज़्यादा गहराई में ले जा करके और वहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, नमी को सोख लेते हैं और वाटर का कंडक्शन होता रहता है। तो प्रॉपर वैस्कुलर टिश्यूज इसमें पाए जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें हमने पुष्प की संरचना के बारे में आपको बताया है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब देखिए यहाँ पर इस पार्ट को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पुष्प को जब हम कभी भी चेंज कर लेता हूँ मैं कलर थोड़ा सा, है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर पुष्प के निम्नलिखित कितने भाग होते हैं, मुख्यतः 2 ही भाग होते हैं। अब देखिए कौन कौन से पहला होता है सहायक जनन अंग, और उसके बाद प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब ये प्राइमरी होंगे, प्राथमिक का मतलब क्या होंगे, प्राइमरी होंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा होता है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। मैंने आपको बताया था बाह्य दलपुंज जो होता है पार्ट, ये बाह्य दलपुंज जो आपका आया ये सीपल, और ये दलपुंज जो है आपका ये पीटल वाला पार्ट को बता रहा है, ठीक है। यानी कैलेक्स और कोरोला की बात कर रहा है, कैलेक्स और कोरोला की बात कर रहा है। ये वाला पार्ट आपका कैलेक्स और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, कोरोला हो गया। फिर दूसरे वाले पार्ट में जब हम जाते हैं, यानी प्राथमिक जनन अंग, यानी ऐसे कौन से ऑर्गन होंगे जो मेनली किसको परफॉर्म कर रहे होंगे, किसको कर रहे हैं, किस पार्ट को और किस फंक्शन को वो कर रहे होंगे। तो यानी कि वो जनन को संपन्न करेंगे, यानी जनन के जो भी इवेंट्स होते हैं वो इन्हीं पार्ट्स में आकर के कंप्लीट होंगे। तो यहाँ से आपका आ जाता है पुमंग और जायंग, जिसको मैंने अभी बताया एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब इसको आपने इंस्ट्रूमेंट और कार्पेल और पिस्टल करके भी आपने पढ़ रखा है। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम, देखिए अब आपसे ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है आपका, पुष्प के मुख्य कितने अंग होते हैं। मुख्यतः कितने, बाह्य 4 होते हैं, कितने, 1, ये 2, फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4, यानी बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसको आप रिपीटली देखिए, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया, नोट्स नहीं बनाया, ऐसे ही आपको नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के आप प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी तरह से चीज़ें आपको समझ में आने वाली है, और आगे लेक्चर्स में भी बहुत अच्छी चीज़ें लेके आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। हमारा प्रयास यही है कि जितना हो सके उतना आपके लिए और भी अच्छा किया जाए, और भी अच्छा किया जाए। हाँ, अब देखिए, अब इसके पार्ट में आपका कौन कौन सा आता है, यानी उसके जीवन का इतिहास, जब हम स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री, स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री, यानी उसके पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में कौन कौन से पार्ट आएंगे और क्या क्या होगा उनके बीच में। तो क्या है, आवृतबीजियों के जीवन के इतिहास की प्रमुख घटनाएं पुमंग और जायांग में होती हैं। पुमंग, अभी भी मैंने आपको बताया कि पुमंग कौन सा पार्ट है और जायांग कौन सा पार्ट है। कौन सा पार्ट है, अब आप दोनों को इंग्लिश में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पुमंग को मैंने क्या इंग्लिश में बोला है और जायांग को मैंने क्या बोला है। कमेंट करके वहां पर आप कमेंट करिए तुरंत, और कुछ भी नहीं आया तो वो भी आप बताइए। उसमें उसको क्या किया जाता है, निम्नलिखित अवस्थाओं में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो पहले हम देखेंगे कौन कौन सी अवस्थाएं, और इन अवस्थाओं को बेटा हम पढ़ने वाले, ऐसा नहीं कि यहीं पर खत्म कर रहे हैं, नहीं, हम इसको और भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपका आ जाएगा लघु बीजाणु जनन, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और अब देखिए, माइक्रो का मतलब छोटा और मेगा का मतलब बड़ा,
माइक्रो का मतलब छोटा और मेगा का मतलब क्या हो गया, बड़ा। तो यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस जब आएगा तो वो फीमेल पार्ट की बात कर रहा होगा, यानी लघु बीजाणु जनन। यानी पराग कोश में, देखिए यहां से आपका क्वेश्चन कि लघु बीजाणु जनन क्या है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि लघु बीजाणु जनन क्या है, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। ठीक है, तो वहां पर आप देखिए पराग कोश में लघु बीजाणु मृत कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं तथा पराग कणों का बनना, पराग कणों का बनना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन। तो ये आपसे 1 नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बेटा नोट्स जरूर बना के रखिएगा, जरूर एक एक चीज का। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपका काफ़ी चीज़ें आपको इसमें से हेल्पफुल रहेंगी, जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। वहाँ से तब आपको समझ में आएगा इन नोट्स की वैल्यू क्या थी। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला जो आपका पार्ट, कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हाँ, अब देखिए लघु युग्मक जनन। अब देखिए युग्मक की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको इससे फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि युग्मक, जब हमने वहां पर निषेचन के बारे में स्टडी किया था, तो निषेचन के बारे में जब हमने स्टडी किया था तो हमने क्या कहा था, युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है, युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मैंने बताया था मेल यानी ओवम और स्पर्म जब ओवम से मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम कहेंगे कि क्या है, वो निषेचन की क्रिया हो रही है, वहां पर क्या हो रही है, निषेचन की क्रिया। तो वो युग्मक हैं, वो क्या है, युग्मक जो एन फॉर्म में, एन अवस्था में है। ठीक है, 2n अवस्था में नहीं होंगे, वो n अवस्था में होंगे, अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये बनेंगे, ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनेंगे। ठीक है, अब देखिए लघु युग्मक जनन यानी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी पराग कणों, ध्यान रखिएगा कि पराग कणों से नर युग्मकों के बनने तक की जो घटनाएं होती हैं, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, लघु युग्मक जनन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, पराग कणों से नर युग्मकों तक के बनने की घटनाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, युग्मक जनन। फिर आपका आ गया, भाई यही तो करने वाले हैं, यही जो पराग कण बने हैं यही क्या करने वाले हैं, कौन सी क्रिया, परागण। और इसको भी हम एक अलग पोर्शन में पढ़ने वाले हैं, इसको भी हम एक अलग पोर्शन में पढ़ने वाले हैं। तो पराग कणों का कहां तक पहुंचना बेटा, वर्तिकाग्र। अब स्टिग्मा, अभी मैंने बताया स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी स्टिग्मा तक पहुंचना। कौन सा स्टिग्मा वाला पार्ट मैंने बताया, ऐसे करके मैंने बनाया था, और ऐसे करके, और ऐसे और ऐसे मैंने बताया था ना, स्टिग्मा और ये स्टाइल और ये ओवरी, OVAR भाई। ओके बेटा, तो यहां से यानी कि परागकण कहां पे पहुंचने वाले हैं, परागकण कहां पे पहुंचने वाले हैं, परागकण आपके पहुंचने वाले इस वाले पार्ट तक, यानी स्टिग्मा तक वो लैंड करेंगे। स्टिग्मा पर जब लैंड करेंगे तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, परागण की क्रिया, यानी वो कहलाएगी पॉलिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ वाला जो आपका है वो गुर बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए दूसरा पार्ट आ गया आपका, पहले हम मेल पार्ट के बारे में बातों को कंप्लीट कर लिए, अब हम किस पार्ट के बारे में, अब हम फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होंगी। मैं फिर बता दे रहा हूं कि आपको ये एक एक अलग अलग पढ़ाया जाएगा जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए, तो बीजांड में गुर बीजाणु मृत कोशिकाओं से गुर बीजाणुओं का बनना। जब गुर बीजाणुओं का निर्माण होगा तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, गुर बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर, और ये आज के पार्ट में से सबसे लास्ट स्लाइड होगी, और इसके बाद हम देखेंगे और क्या है, फिर आपके लिए उसके और भी कंटेंट हम लेके आने वाले हैं अच्छे। अब देखिए गुर युग्मक जनन, अभी देखिए गुरु लघु उधर था और ये गुरु लघु उधर था, यानी मेल पार्ट को लघु कहा गया। जहां पर लघु की बात हो आप समझ जाइए एंड्रोशियम की वो बात कर रहा है, और जहां पर गुरु की बात की जाए तो आप समझ जाइए कि वो फीमेल पार्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी मादा भाग के बारे में बात कर रहा है, अर्थात गाइनोशियम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको समझ में आ जाएगा, यानी गुर बीजाणु जनन यानी मेगागैमेटोजेनेसिस। अब देखिए गुर बीजाणुओं से भ्रूण कोष तक
भ्रूण कोश बनने तक की घटनाएं। अब गुरु बीजाणु जब बन जाएगा, गुरु बीजाणु बनने के बाद उसमें भ्रूण कोश का बनना, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्जन होगा, जहां पर फ्लावर से फ्रूट में क्या होगा, कन्वर्जन होगा। फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। अब क्या हो रहा है कि वो जो स्टिग्मा पर पॉलन जो लैंड कर गया था, स्टिग्मा पर जो पॉलन क्या कर गया था, लैंड कर गया था, अब वो क्या करेगा, वो जाएगा और इस क्रिया को, फर्टिलाइजेशन इवेंट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और जब फर्टिलाइजेशन इवेंट को कंप्लीट करेगा तो आगे की क्रियाएं होना प्रारंभ हो जाएंगी। चलिए, अब नर और मादा युग्मकों का संलयन और क्या बन जाएगा वहां पर बेटा, युग्मनज। तो युग्मकों के, देखिए नर और मादा युग्मकों, तो नर और मादा युग्मकों का जो संलयन होगा, संलयन का मतलब जो मिलेंगे, मिलने पर क्या बनेगा, युग्मनज। तो हमने कहा था ना, युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। देखिए कितनी इजी, मतलब आपके लिए डेफिनेशन, ठीक है। या यूं कहते हैं, जब नर युग्मक मादा युग्मक से संयोग करता है तो इस क्रिया को, तो युग्मनज बनता है। तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो उससे पहले वाली डेफिनेशन आपके लिए ज्यादा इजी है, जब यानी कि नर और मादा युग्मकों के, यानी युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, चाहे मैं आपको आपके लिए लिख भी देता हूं, ठीक है, मैं आपके लिए लिख भी देता हूं यहां पर, युग्मकों के युग्मन से क्या बनेगा, युग्मनज बनता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे बेटा, निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब देखिए, ये आपसे 1 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है कि निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होगा, और उसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते फ्लावर से फ्रूट में कैसे वो कन्वर्ट होगा, यानी युग्मनज से भ्रूण का विकास। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और लास्ट स्लाइड में जाकर के मैं आपको चैनल का पेज दिखाता हूं। यानी यहां पर आपका फर्स्ट जो चैप्टर है जीवों में जनन, तो वहां पे आपके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तीनों लेक्चर आपके पढ़े हुए हैं। वैसे आपके एग्जाम की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं ये कहता हूं कि वहां पर आपका जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो यहां पर आपका ये देखिए, जीवों में जनन कक्षा 12, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लेक्चर नंबर 1 और 2, 3 भी पढ़ा, BWS बायोलॉजी विद शुभेंद्र सर, ठीक है। यूपी बोर्ड के लिए, CBSE के लिए, और आपका नीट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए भी, वहां से भी आपका इंपॉर्टेंट नीट का यहां से एक क्वेश्चन मैंने आपको, समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा डीपली मैंने आपको बताया है, ठीक है। यानी NCERT का पढ़ाया है, CBSE और क्लास 12 के लेवल पे, ठीक है। और अभी कितना टाइम हुआ है बेटा, अभी 4 डेज, यानी 4 ही दिन हुए जब मैंने आपको, और वहां पर जाकर के क्या करें, लाइक करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, लास्ट में यही कहूंगा, बहुत जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सब्सक्राइबर को आप बढ़वाइए और इस चैनल को आगे लेकर के जाइए। आपका चैनल है और आप आए हैं तो कम से कम कुछ नहीं, मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई भी यहां पर आपको फी नहीं पड़ने वाली है। तो यहां पर इसको क्या करें, आप शेयर कीजिए, कहीं भी शेयर कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए और लोगों तक बात पहुंचा दीजिए कि आइए, एक जहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जा रहा है। तो ये चैनल है, देख लीजिए, बायोलॉजी विद सुधीर सर, और आप इसको यहां पर प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद यहां पर घंटी वाला बटन क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन, जितने टाइम अपलोड होगा उतने टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आज के लिए क्लास इतना ही, और नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए, और सब चीज़ एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, हर चीज़। तो आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू सो मच।